जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। उच्च धन शिष्ट होगा, उत्धन शिष्ट होगा, उत्धन शिष्ट होगा या फिर उच्च धन शिष्ट हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते, तो 3 भेद होते। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां पर जब आप उच्चिष्ट का संधि विच्छेद करेंगे तो उत्धन शिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो उत्धन शिष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। और जब हलंत आपको लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर व्यंजन संधि लगा देना। तो यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, उत्धन शिष्ट। पूछा जाए संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आपको बताना है। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अनु है, अन है, अनो है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुवेषण, अन्वेषण में क्या लगा है, तो अनु लगा है। क्या, तो अन्वेषण में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि उपसर्ग आगे जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो यहां पर उपसर्ग पूछा हुआ है तो राइट आंसर अनु हो जाएगा। ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। तो अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढक्कन शब्द में प्रत्यय, हमने आपको बताया जो प्रत्यय है वो पीछे जुड़ता। प्रत्यय कहां जुड़ता है, तो पीछे जुड़ता है और जो उपसर्ग होता है वो आगे जुड़ता है। तो यहां पर ढक्कन में प्रत्यय पूछा है, अन होगा, कन होगा, ना होगा या फिर आ हो जाएगा। तो ढक्कन में अन प्रत्यय है। क्या है, तो ढक्कन में अन प्रत्यय हो जाएगा। तो जिसने भी ये ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, पूछा गया है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास नहीं है। सर्वप्रथम बात कर लें कि समास के कितने भेद होते हैं। पूछा जाता है आपसे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने, तो 6 होते हैं। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा। तो किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, चौराहा। मैंने आपको बताया है जब पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। चौराहा, चार राहों का समूह, क्या हो गया, द्विगु समास है। त्रिभुज क्या है, तो ये भी द्विगु है। सप्ताह भी द्विगु है। लेकिन हमने आपको बताया जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें, वहां पर बहुवीर समास होता है। तो चतुरानन किसको कहते हैं, भगवान ब्रह्मा को। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे पद की तरफ इशारा। तो क्या है, यहां पर बहुवीर समास से द्विगु समास नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, परिजात किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। परिजात किसका पर्यायवाची, कमल, गुलाब वृक्ष, कल्प वृक्ष या फिर केवड़ा। तो बात जब करेंगे परिजात की तो ये कल्प वृक्ष का है। किसका है, तो परिजात जो है ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, सघन का विलोम क्या होगा, विरल होगा, अचल होगा, जटिल होगा या फिर गहन होगा। तो जो सघन का विलोम होता है, जो सघन का विलोम होता है ये विरल होता है। क्या, तो सघन का जो विलोम होता है ये विरल होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी सहयोग जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, हम आगे काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पूछा गया है, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तपस्वी होगा, सन्यासी होगा, जिज्ञासु होगा या फिर पिपासु हो जाएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो होगा ये जिज्ञासु हो जाएगा। क्या, तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो होगा ये जिज्ञासु हो जाएगा। आठवां है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, अनमोल,
अमरूद कवि या फिर चिड़ियाघर। तत्सम शब्द हमने आपको बताया, तत्सम शब्द वह शब्द होते, संस्कृत भाषा के वह शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यहां पर आप देखिए कौन सा शब्द है जो संस्कृत भाषा का है, अनमोल, अमरूद, कवि या फिर चिड़िया। तो कवि राइट आंसर हो जाएगा, कवि जो है संस्कृत भाषा का शब्द, इसलिए ये तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, पढ़ाई, दौड़, उतराई या फिर खटाई। तो क्रिया से बनी पूछा गया है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्रिया से कौन सी नहीं बनी है, तो खटाई नहीं बनी है क्या, तो खटाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, मध्यम। फर्स्ट पर्सन आप पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता था, आई वी होता था, क्या, तो आई वी। सेकेंड पर्सन में आपको बताना है, तो फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक आप क्या कहेंगे, उसको आप अन्य पुरुष कहेंगे। तो किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने अपना काम स्वयं कर लिया, क्या है, तो मैंने अपना काम स्वयं कर लिया। आप गांव से कब आए, मैं जा रहा था, वह अपने आप चला गया, वह अपने आप चला गया। तीसरे पद की तरफ इशारा है, क्या हो जाएगा वहां पर, अन्य पुरुष हो जाएगा। मैं, जब मैं है तो प्रथम पुरुष हो जाएगा या कह सकते हैं उत्तम पुरुष। मैंने अपना काम स्वयं कर लिया, मैंने अपना काम स्वयं कर लिया। तो मैंने भी है, तो मैं जब आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या, तो उत्तम पुरुष। जबकि यहाँ पर आप गांव से कब आए, आप गांव से कब आए, मध्यम पुरुष से पूछा जा रहा है, यानी कि दूसरे व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आप कब आए, तो आप गांव से कब आए, ये क्या है, मध्यम पुरुष है, क्या है, तो मध्यम पुरुष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो आप गांव से कब आए, क्या, तो आप गांव से कब आए, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर संख्यावाचक। तो यह लड़का, यह जब आ गया तो ये सर्वनाम आ गया, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है, क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है। यह ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े, जब सीधा फल जो है, सीधा फल जब कर्ता पर पड़ेगा, तो आप सभी को पता जब कर्म नहीं होगा वाक्य में, क्या नहीं होगा, तो जब कर्म नहीं होगा तो सीधा फल कर्ता पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो सीधा फल कर्ता पर पड़ेगा, तो कर्म नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं। सकर्मक होगा नहीं, नाम धातु होगा नहीं, प्रणवार्थक होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है, जब सीधा फल कर्ता पर पड़े यानी कि वाक्य में कर्म नहीं है, तो जब कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्या, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा, भाववाच्य, मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा स्कूल जाती है। तो जब क्या, जब नहीं मिल जाए आपको, असहजता महसूस की जाए, तो वहां पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से हो जाएगा, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, मैंने क्या कहा, असहजता महसूस की जाए, और कह सकते हैं नहीं भी हो, तो भाववाचक वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट है, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या फिर हंस पद या फिर त्रुटि परक चिन्ह। तो ये जो चिन्ह है, जब आप कोई गलती कर देते हैं वाक्य में, तो बीच में ये लगा करके ऊपर लिख देते हैं, इसको क्या करें, त्रुटि बोधक या फिर हंस बोधक कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हंस पद या फिर त्रुटि परक चिन्ह। तो कोष्ठक में दिया गया चिन्ह जो है ये हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह है। योजक चिन्ह कैसा होता, तो ये कैसे होता है, योजक चिन्ह, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। तो आशीर्वाद तो आप जानते ही हैं, ये ऑप्शन में जो लिखा हुआ है आशीर्वाद सही उत्तर हो जाएगा। क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आशीर्वाद जो लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। तो बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकलता है कभी, यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी कि असंभव कार्य करें जिसका होना संभव नहीं है, बालू से तेल नहीं निकल सकता, क्या हो जाएगा, असंभव कार्य करना, क्या, तो असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है, मूक का विलोम क्या होगा, वाचाल होगा, लो होगा, साफ होगा या फिर हास हो जाएगा। तो मूक का जो विलोम होता है ये वाचाल होता है, क्या होता है, तो मूक का विलोम जो होगा ये वाचाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है,
मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिजीविषा, जिज्ञासा, मुमुक्षा या फिर पिपासा। तो मुक्ति पाने का इच्छुक को क्या बोलेंगे? मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हो जाएगा इसका मुमुक्षु होगा। मुक्ति पाने का इच्छुक यानी उसको बोलेंगे मुमुक्षु। क्या बोलेंगे? तो मुक्ति पाने का इच्छुक को बोलेंगे मुमुक्षु। नेक्स्ट है, निम्न से देशज शब्द कौन सा? पूछा गया है कि देशज शब्द कौन सा है? वत्स होगा, नारियल होगा, रेवड़ होगा या फिर पछतावा हो जाएगा। तो देशज शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो देशज शब्द पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से जो देशज हो जाएगा ये रेवड़ हो जाएगा। क्या? तो रेवड़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया है देशज शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना हो, जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रेवड़ हो गया, कटोरा हो गया, फुनगी हो गया, डोंगा हो गया, ये सब जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते। कौन कौन से? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होंगे? तो 3 भेद इसका राइट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। अगला है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? गर्म दूध पीना सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो गर्म दूध पीना क्या? तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कहेंगे बेईमान व्यक्ति, तो वो भी गुणवाचक विशेषण है। बेईमान व्यक्ति, गर्म दूध, ये सब क्या है? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया जब सीधा फल कर्ता पर पड़े तो उसको अकर्मक कहेंगे और जब सीधा फल कर्म पर पड़े तो उसको सकर्मक कहेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु क्रिया या फिर प्रणार्थक क्रिया। तो राइट आंसर इसका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया राइट आंसर है। 23 है, राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया यह उदाहरण किस वाच्य का है? राकेश के द्वारा, जब के द्वारा आ जाए तो हमने आपको क्या बताया है? वहां पर क्रमवाच्य होगा। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया उदाहरण किस वाच्य का है? तो कर्मवाच्य। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या? तो राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें क्या हो जाएगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध, सांसारिक, संसारिक या फिर सांसारिक या फिर संसारिक? तो शुद्ध शब्द जो होगा संसार। संसार जो है ये क्या है? ये मूल शब्द है। संसार जो है ये मूल शब्द है। संसार में इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? तो संसार में इक प्रत्यय लग करके सांसारिक बन गया है। क्या हुआ है? तो संसार में एक प्रत्यय लग करके सांसारिक बन गया है। तो जो शुद्ध ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन में जिस प्रकार सांसारिक लिखा हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। संसार मूल शब्द है, संसार में एक प्रत्यय लग करके सांसारिक बन गया है। जब, और एक बात ध्यान रखना है, जब इक प्रत्यय लगेगा, कोई भी शब्द होगा, जब शब्द में इक प्रत्यय लगेगा तो ध्यान रखना पहला पर दीर्घ का मात्रा आ जाएगा। तो सा पर क्या होगा? दीर्घ आ हो जाएगा, सांसारिक। ध्यान रखना। इस प्रकार अगर आपको याद रहेगा तो आप गलती कभी भी नहीं करेंगे। अगला है, अगला जो प्रश्न है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण? तो यह लड़का बहुत होशियार है, आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। मैंने आपको पिछले वाक्य में ही बताया, जब यह आ गया तो यह क्या है? सर्वनाम है। तो राइट आंसर यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। 26 है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु या फिर प्रेरणार्थक। तो जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़ता है, जब सीधा फल कर्म पर पड़ेगा तो ध्यान रखना क्या होगा? सकर्मक होगा, यानी कि कर्म मौजूद है। जब सीधा फल कर्म पर पड़ रहा है तो यानी कि वाक्य में कर्म मौजूद है। तो जब कर्म है तो सकर्मक हो जाएगा। अकर्मक में कर्म उपस्थित नहीं होता है। अगला है,
समास के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से सुना होगा तो पिछले प्रश्न कई बार हमने आपको जिक्र किया है, तो याद होगा ही, आपको गलती करने वाले हैं नहीं। तो समास में कितने प्रकार, 2, 4, 6 या फिर 8? तो समास के 6 कितने, तो समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अगला है नवयुवक में कौन सा समास है, क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु? तो नवयुवक मैंने आपको बताया जब विशेषण विशेष का संबंध हो, क्या हो, तो जब विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर जो होता है कर्मधारय समास होता है। नवयुवक कैसा, तो नवयुवक में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुवीर समास में दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान बीच में योजक चिन्ह, द्विगु में पहला पद संख्यावाची, द्विगु में क्या, तो पहला पद संख्यावाची, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 29 है प्रतिदिन में कौन सा समास है, वो फिर द्वंद्व, अविभाव या फिर द्विगु? तो प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, वो फिर द्वंद्व, अविभाव या फिर द्विगु? तो प्रतिदिन में जो समास है ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन में क्या, तो जब आपको वाक्य शब्द में क्या लगा हुआ मिल जाए, तो जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाएगा वहां पर जो होगा अव्ययी भाव समास होगा, ध्यान रखना। बहुवीर समास हमने आपको बताया ही, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, द्विगु में पहला पद संख्यावाची। अंतिम प्रश्न है, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देशभक्ति में कौन सा समास है, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु? देशभक्ति मैंने आपको बताया जब कारक चिन्ह का लोप हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। देशभक्ति यानी कि देश की भक्ति, क्या, तो देश की भक्ति, तो जब की आ गया तो राइट आंसर यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। देशभक्ति कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। क्या, देश की भक्ति, देखो बता रहे हैं, ठीक दूसरे पर करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया जब कारक चिन्ह का लोप हो, क्या, तो जब कारक चिन्ह का लोप हो देश की भक्ति, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखना है। क्या, तो देशभक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान रखिए। कर्मधारय तो बताया ही है पहले आपको, विशेषण विशेष का संबंध जब कारक चिन्ह का लोप हो तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, द्विगु में पहला पद संख्यावाची। तो गलती नहीं करना है। 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही करके आए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, गलती नहीं करेंगे। और डेली आपको जुड़ना है, विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।